विजिबल है ना? ये डल थोड़ी लाइट या तो वो वाली बंद कर दो। अब ठीक है जी। अच्छा, वो भी दोनों इकट्ठे बंद होंगे? जोड़ा है। चलो, ठीक है जी। फर्स्ट टॉपिक, वी आर गोइंग टू स्टार्ट कॉस्ट शीट। ठीक है, जो मैंने आपको कहा था कि आपका पहला टॉपिक है कॉस्ट शीट। ये फॉर्मेट आपको कहीं पे भी, कोई भी कैलकुलेशन जब कॉस्ट शीट से रिलेटेड आएगी तो आपका यही फॉर्मेट हमेशा काम आएगा, टॉपिक कुछ भी हो। जहां पे आपको कैलकुलेशन करनी है कॉस्ट की, ये फॉर्मेट और किस पैटर्न से उसको आपने कैलकुलेट करना है, दैट विल बी यूज्ड। ठीक है, तो योर फर्स्ट टॉपिक विल बी कॉस्ट शीट। You can simply state it as systematic presentation of calculation of cost to make a product or to provide। दूसरा हमने क्या कहा था? या तो कोई प्रोडक्ट या फिर, या तो प्रोडक्ट बनाओगे, सर्विसेज। ठीक है, जो वो चीज है, और टू प्रोवाइड सर्विसेज। ठीक है, एक पॉइंट मैंने आपको और कहा था, इट मे बी फॉर पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। फ्यूचर मीन्स एस्टिमेट। ठीक है जी। थर्ड, यू कैन से इट मे बी फॉर 1 यूनिट और n नंबर ऑफ यूनिट्स, मे बी फॉर पीरियड बट नॉट द फाइनेंशियल ईयर। उससे कोई लेना देना नहीं है इसका, कि अगर हम कहें कि जी नहीं, 1 साल की कॉस्ट शीट बनेगी, ऐसा कुछ होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये ध्यान रखना है आप। ठीक है, तो उस दिन भी मैंने कहा है कि कॉस्टिंग को छोड़ देना है, कि अकाउंट्स का वर्ड ही इसके उसमें से निकाल दो। सब्जेक्ट तो यही है ना, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अकाउंटिंग को तो चाहे ब्लैक मार्क कर दो कि अकाउंटिंग इसमें कहीं कुछ नहीं है। जब ये है कि हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं, तो हमारी फील्ड कॉमर्स की है, तो इसको अकाउंटिंग का एक नाम दे दिया गया है। अदरवाइज तो समीशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये 4 चीजें काम आनी है। कहीं पे कुछ प्लस करोगे, कहीं पे कुछ डिवाइड करोगे, माइनस करोगे, यही चीजें होनी है और कुछ भी नहीं होगा। फॉर्मेट कुछ टॉपिक्स में काम करेगा, कुछ में तो आपको फॉर्मेट भी नहीं चाहिए। आपको जैसे अच्छा लगता है आप वैसे उसकी कैलकुलेशंस दिखा सकते हो। ठीक है जी। तो जैसे मैथ्स में जनरली यही होता था ना, कि मैथमेटिक्स में हम जब काम करते थे तो कोई फॉर्मेट तो होता नहीं था, कैलकुलेशन ही होती थी, तो आप ये मान के चलो कि उसकी थोड़ी एक्सटेंशन है, और कुछ नहीं है। सिर्फ अर्थमेटिक की एक्सटेंशन है, एल्जेब्रिक, ज्योमेट्रिकल, कुछ भी इसमें पार्ट नहीं है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज, अगर हम, हो गया जी इतना नोट? हाँ जी, हाँ श्योर। अच्छा, वी स्टार्टेड कॉस्ट शीट, फर्स्ट टॉपिक। सिंपली मैंने ये कहा कि आपकी प्रेजेंटेशन है सिस्टमेटिक, कि अगर कोई चीज बनानी है तो सबसे पहले क्या लगेगा? मटेरियल। उसके बाद क्या चाहिए?
लेबर, उसके बाद आपके ऑफिस के खर्चे, फैक्ट्री के खर्चे, सेलिंग खर्चे, वो किस सीक्वेंस में आपने एडजस्ट करने हैं। रॉ मटेरियल कहाँ एडजस्ट होगा, वर्क इन प्रोग्रेस कहाँ एडजस्ट होगा, फिनिश्ड गुड्स कहाँ एडजस्ट होंगे। ठीक है, किसी भी पीरियड का हो सकता है ये, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, कितने भी यूनिट्स का हो सकता है। एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन द क्वेश्चन। ठीक है, कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड काम नहीं आना, कोई प्रोविजंस नहीं है, कोई लॉ इसके साथ रिलेटेड नहीं है, अपने आप में ये इंडिपेंडेंट काम करता रहता है। और बी श्योर कि सबसे ज्यादा जरूरत इसी सब्जेक्ट की होती है जब कोई काम कर रहा होता है, पर रियल लाइफ में इसको लीस्ट इंपॉर्टेंट काउंट किया जाता है। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई सेपरेट डिपार्टमेंट रखा हुआ है। बड़ी कंपनीज हैं जहाँ पे स्टेचुटरी रिक्वायरमेंट है कॉस्ट ऑडिट की, कॉस्ट डिपार्टमेंट की, वो लोग रखते हैं। अदरवाइज जो बिजनेसमैन है, जो ओनर है, वो कहता है मैं खुद ही कॉस्टिंग बड़ी अच्छी कर लेता हूँ। और नो डाउट, अगर आप में से जिनकी भी बिजनेस फैमिलीज होंगी, अब देखना कभी भी आप बात करना अपने पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से, वो आपको 2 मिनट में कैलकुलेशंस बता देते हैं कि हाँ ये चीज बेचनी है इतने में या नहीं बेचनी है। आप सोचते रहते हो यार कल तो इन्होंने ये चीज 500 की बेची थी, आज 400 में बेच दी। तो वो हम आएंगे कि वो रीजन क्यों होता है, कि वो क्यों उस पे करते हैं। पर वो लोग इतने परफेक्ट होते हैं, बचपन से कर रहे होते हैं, तो उनको ये पढ़ने की जरूरत नहीं है ब्लैक एंड व्हाइट में। उनके लिए वो मेमोरी में वो चीज फिट है। हम सिर्फ डिग्री लेने के लिए इसको पढ़ रहे हैं, और वो चाहिए भी हमें। ठीक है जी, हो गया नोट। ठीक है, अब एक बात करते हैं कि मैंने उस दिन आपको कहा था कि हमने एक कंसेप्ट +1 में किया था, फाइनल अकाउंट्स, और उसमें किया था मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग एंड पीएनएल। एक छोटा सा मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग पीएनएल बनाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग एंड पीएनएल बैलेंस शीट मैंने उस दिन आपको बता दी है कि कहीं पे इसका कोई रोल नहीं है। तो एक और चीज आपके दिमाग में हमेशा रहेगी कि बैलेंस शीट से रिलेटेड कोई भी आइटम अगर गिवन है, अनलेस और अनटिल की फिक्स एसेट है और उसकी डेप्रिसिएशन है, अदर देन दैट कोई भी वैल्यू, कैपिटल दी हुई है, डिबेंचर्स दिए हुए हैं, सिंकिंग फंड दिया हुआ है, कुछ भी दिया हुआ है, उसका कहीं पे कोई यूज नहीं होगा। ठीक है, तो कॉस्टिंग में ये नहीं कि आपको क्वेश्चन आ गया उसमें 20 आइटम है तो 20 की 20 यूज होंगी, ऐसा नहीं है। अकाउंट्स में तो होता था जो कुछ है आपको कहीं ना कहीं एडजस्ट ट्रायल बैलेंस को करना है, पर इसमें ऐसा नहीं होगा। जो आपकी कॉस्टिंग से रिलेटेड काम है, और कॉस्टिंग से भी मैं कहूंगा उसके लिए क्लियर कर लीजिए, जो चीजें मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग और पीएनएल में आती हैं सिर्फ वही चीजें पूरी कॉस्टिंग में काम करेंगी। ठीक है जी। तो अगर हम मैन्युफैक्चरिंग बनाए तो क्या होता था, सबसे पहले क्या आता है, अगर आप बात करें तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है जी, यही है। उसके बाद डेबिट साइड पे परचेजेस लेस रिटर्न, आप रिटर्न आउटवर्ड लिखो, परचेज रिटर्न लिखो। ठीक है जी। देन वेजेस, इसमें क्या करते थे आप लोग, प्लस आउटस्टैंडिंग माइनस प्रीपेड। ठीक है जी। देन और कोई खर्चा जी, हाँ मतलब वो चीजें उसको हम यहाँ पे नाम दे देते हैं फैक्ट्री एक्सपेंसेस। मतलब मैं बाइफिकेशन नहीं कर रहा, सारे सब वर्ड उसकी, उसमें आपकी पावर, उसमें आपका फैक्ट्री की मशीन्स की डेप्रिसिएशन, कोई वहां पे अटेंडेंट है उसकी सैलरी, वहां पे कोई डायरेक्टर है, वो सारे खर्चे फैक्ट्री से रिलेटेड है। ऑपोजिट साइड पे बाय स्क्रैप, चलो हाँ लिख देते हैं बाय स्क्रैप, बिल्कुल ठीक। किसकी स्क्रैप, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है। एक तो ये आएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक
ऑफ रॉ मटेरियल एंड वर्क इन प्रोग्रेस। एक गुरप्रीत ने कहा स्क्रैप, बिल्कुल ठीक है। किसकी स्क्रैप? रॉ मटेरियल ऑफ WIP की। अब इसके बाद कौन से फिगर मिसिंग है? बिल्कुल ठीक, वो डेबिट साइड पे फैक्ट्री एक्सपेंसेस है, हमने इकट्ठे कर दिए कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है वो भी आ गया। यहाँ पे कुछ मिसिंग है। वो बैलेंसिंग फिगर क्या निकलती है? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर, जो बेसिकली आपकी फिनिश्ड गुड्स को डिनोट करती है, जिसको आपने नेक्स्ट स्टेप पे जाके बेचना है। ठीक है, क्योंकि आपके पास रॉ मटेरियल है, आपने परचेज कर ली, वेजेस लगा दी, सब कुछ इकट्ठा कर दिया, क्लोजिंग भी छोड़ दिया, तो बाकी क्या हुआ? जो आपका बन गया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके घर में कोई पार्टी है, ठीक है, कुक ने कहा कि अच्छा जी, आपने जी, उसने कहा कितना आपको ब्रेकफास्ट में क्या चाहिए? हम कहते हैं जी हमने तो पराठे खाने हैं। वो कहते हैं जी डन, कितने के बना दूं जी? हम कहते हैं यार 100 पराठे लग जाएंगे, 25-30 गेस्ट आ रहे हैं। हम उसको कहते हैं तो ऐसा कर, रेडी कर ले, पर कुछ मटेरियल को मतलब सारे ही ना बना के रख दियो, फिर पता लगे आए ही नहीं बाद में। तो वो हमने उसको अगर सामान दिया, उसने 20 पराठों का सामान रख लिया, तो व्हाट डज इट मीन? 80 तो उसने बना के दे दिए। तो सेम यहाँ पे है कि जो सामान आया, जो सेमी फिनिश्ड है, जो बच गया, तो बाकी कहाँ गया? बाकी इट मीन दैट इज कंप्लीटेड, जिसको हम लोग नाम दे देते थे। इसको शिफ्ट कहाँ करते थे? ट्रेडिंग में। ठीक है, तो बाय ट्रेडिंग, पर एक्चुअल में ये क्या है? दैट इज फिनिश गुड्स, और यू कैन से कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आपका क्लोज। और लास्ट लेक्चर में मैंने कहा था कि कॉस्टिंग ट्रेडिंग से नहीं चलती। करते हैं, ट्रेडर भी कॉस्टिंग करेंगे, ऐसा नहीं कि जो किराने वाला बैठा है वो बिना कॉस्टिंग के अपना सामान बेचता रहेगा। कहीं ना कहीं उसको भी खर्चे कवर करने हैं, पर उसको ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको पीछे से एक प्रोडक्ट आ रहा है, उस पे MRP लिखा हुआ है, उसको ये पता है मैंने कितना डिस्काउंट देके इसको भेज देना है, उसको उससे ज्यादा कुछ भी नहीं सोचना। पर जो मैन्युफैक्चरर है, उसको एक एक चीज सोचनी है, लेबर कहाँ से उठानी है, मटेरियल कहाँ से उठाना है, फैक्ट्री के खर्चे कैसे कंट्रोल करने हैं, या क्या क्या होंगे, सब कुछ चलेगा। इसके बाद हम कहाँ मूव करेंगे? ट्रेडिंग में। हाँ जी, अब ट्रेडिंग में सबसे पहले क्या आएगा? हाँ जी, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक किसका? वो भी पड़ा होगा ना आपके पास ऑलरेडी। और फिर आपने इस बार कितना मैन्युफैक्चर किया है, ये मैं इकट्ठे ही कर रहा हूँ, ट्रेडिंग एंड P&L। मेरे को ज्यादा उसमें नहीं जाना कि ठीक है, बस उसी में आ जाएगा। इस तरफ क्या आ जाएगा जी? सेल्स माइनस रिटर्न बाय क्लोजिंग स्टॉक। किसका क्लोजिंग स्टॉक? फिनिश गुड्स। देन तो अगर मैं ट्रेडिंग को यहाँ पे छोड़ दूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। क्योंकि और तो कोई खर्चा नहीं ट्रेडिंग में आएगा, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंसेस सारे मैन्युफैक्चरिंग में चले गए, इनडायरेक्ट किसमें जाने? प्रॉफिट एंड लॉस में। तो ट्रेडिंग तो जस्ट किसको शो कर रहा है? कितना FG का स्टॉक था, कितना और आया, कितना मैंने बेच दिया, क्या बचा हुआ है, बाकी मेरा मार्केट। अब GP आपका P&L का पार्ट। अब मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में ही लिख रहा हूँ कि खर्चे आपको पता ही है। मैंने एक लिख दिए ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। क्या क्या आ जाएगा जी इसमें?
रेंट, सैलरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज, ऑडिट फीस, ये सारे बैंक चार्जेस ये आ जाएंगे। उसके बाद एक खर्चा आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें आपकी एडवर्टीजमेंट, पैकिंग, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, आपकी एडवर्टाइजमेंट के खर्चे, कैरियर आउटवर्ड, ये सारा कुछ पार्ट ऑफ। ठीक है। इसके अलावा और क्या आइटम्स आती हैं आपके P&L में? डेप्रिसिएशन। ठीक है जी। जो फैक्ट्री से रिलेटेड डेप्रिसिएशन है वो तो मैन्युफैक्चरिंग में जाएगी। जो अदर देन फैक्ट्री एसेट्स डेप्रिसिएशन है वो आपकी प्रॉफिट एंड लॉस में है। इंटरेस्ट क्या थी? कमीशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में डाल देंगे, आएंगे सारे खर्चे। कैरियर, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, डिविडेंड पेड, प्रोविजन फॉर टैक्स, ऐसी चीजें होती हैं ना P&L में। चाहे आप वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स करने के बाद करो, पर वो अल्टीमेटली एडजस्ट तो प्रॉफिट से ही होंगी। और क्रेडिट साइड पे डायरेक्टर सैलरी, और जी इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम में क्या आ गया जी आपका? आपका इंटरेस्ट रिसीव्ड, क्या चीज? गेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया जी, है जी। कमीशन, ठीक है जी, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन, डिस्काउंट रिसीव्ड, ये चीजें होंगी। तो डिस्काउंट भी कौन सा, ट्रेड या कैश? कैश। कैश, क्योंकि ट्रेड तो ना तो आपका परचेज में यूज होता है ना आपका सेल में। क्या तो इसके अलावा ट्रांसफर टू रिजर्व भी होते थे कुछ? डिबेंचर्स का टॉपिक था आपको +2 में? वो सिंकिंग फंड वगैरह में था टॉपिक, तो वही। और बैलेंस क्या हो जाएगा? नेट। अब मेरा आपसे क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि इसमें कोई डाउट हो कि आपको मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, P&L बनाना ना आता हो किसी आते हैं। अब अगर मैं ये कहूँ कि यही कॉस्ट है तो डिफिकल्ट लगेगा? नहीं लगेगा। सिर्फ मैंने आपको एक चीज कही है, सबसे पहली लाइन, सबसे फर्स्ट लाइन क्या लिखी हुई है? सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट टू मेक अ प्रोडक्ट और टू प्रोवाइड सर्विसेज, रहेगा यही, कोई चेंज नहीं करने वाला है। पर इनको यूज कैसे करना है, किस सीक्वेंस में यूज करना है, और अगेन सीक्वेंस भी कोई ज्यादा चेंज नहीं होगी। अगर सबसे पहले रॉ मटेरियल है तो सबसे पहले रॉ मटेरियल ही आएगा किसी चीज को बनाने के लिए। आप घर की कंस्ट्रक्शन शुरू करो, आप लेबर को लाके खड़ा कर दो, 10 मजदूर खड़े कर दिए, 2 मिस्त्री कर दिए, एक सुपरवाइजर, एक आर्किटेक्ट, सब लाके खड़े कर दिए, भाई बना दो मकान। तो कहेंगे जी किस चीज से बनाना है? सीमेंट चाहिए, रेता चाहिए। वो अच्छा, वो तो मैं भूल गया। बिना उस मटेरियल के आए आपका काम शुरू नहीं होगा। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट इज रॉ मटेरियल। तो सीक्वेंस कहीं से शुरू होगी, पर प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे हमने रॉ मटेरियल WIP इकट्ठे लिख दिए। मैंने आपको क्या कहा था कि अकाउंट्स इज हिस्टोरिकल, ये सब कुछ हो चुका है।
आप ट्रायल में से उठा उठा के चीजें डाल रहे हो, एक जगह इकट्ठी कर दी। पर जब आप वैसे कैलकुलेशन कर रहे हो तो पहले दिन आपको WFP तो नहीं पता होगा, वो कब पता लगेगा? अगर दिन की कॉस्टिंग कर रहे हो तो शाम को जाके पता लगेगा कि कितना अनफिनिश्ड प्रोडक्ट पड़ा है। तो अब ये कहाँ पे यूज होगा, ये कहाँ आएगा, कौन सी चीज कहाँ पे इस सीक्वेंस में आएगी, उस बेसिस पे जाके आपकी कॉस्ट शीट रेडी होगी। ठीक है। अब एक वैसे ही क्वेश्चन है, क्या ये सारे खर्चे कॉस्ट का पार्ट होंगे आपके हिसाब से? मुझे हमने कुछ नहीं लिया, हमने मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग बनाया कि मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग में क्या आता है। कॉस्ट शीट स्टार्ट की है हमने। मैंने आपको कहा कि मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग P&L आता है आपको। ओपनिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, परचेजेस, वेजेस, स्क्रैप, क्लोजिंग स्टॉक, जो कुछ बना वो किस में शिफ्ट हो जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग में जाके आपका ओपनिंग स्टॉक, मैन्युफैक्चर, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, जो मैन्युफैक्चरिंग से आया स्टॉक, वो बैलेंस विल बी ग्रॉस प्रॉफिट। और उसके बाद आपके P&L के खर्चे, और एंड में जाके नेट प्रॉफिट। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये सारे के सारे एक्सपेंसेस पार्ट ऑफ कॉस्ट होने चाहिए? अगर होने चाहिए तो क्यों, अगर नहीं होने चाहिए तो क्यों, और कौन से नहीं होने चाहिए अगर आपके हिसाब से? नॉन कैश एक्सपेंसेस का कंसेप्ट नहीं है। हमारा क्वेश्चन ये है कि अगर आप किसी कॉस्ट में को कैलकुलेट करेंगे जो डायरेक्ट उस पे इफेक्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट को इफेक्ट कर, जो प्रोडक्ट को बनाने के लिए चाहिए। देखो, डेप्रिसिएशन आपकी कैश फ्लो के लिए ठीक है, दैट इज नॉन कैश आइटम, क्योंकि वहां पे आप कैश को कंट्रोल कर रहे हो कि कैश कितना आया कितना गया। तो यहाँ पे अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपकी जो फैक्ट्री है वो टोटली मैकेनिकल बेस्ड है, मशीन बेस्ड है, लेबर का काम ही नहीं है, तो उस केस में उस मशीन की जो कॉस्ट है पूरी तो आप नहीं कवर कर सकते एक बार में। आपकी गाड़ी ही है तो गाड़ी की आप कॉस्ट 10 साल में कवर करते हो, तो उस केस में पूरे एसेट की कॉस्ट तो नहीं कवर होगी, पर हर साल जो उसकी वैल्यू डिक्रीज कर रही है, डिमिनिशिंग कर रही है, तो मैं किससे कवर करूंगा? प्रोडक्ट से। तो डेप्रिसिएशन विल बी पार्ट ऑफ कॉस्ट। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन तो आएगा ही आएगा, वो आएगा। है इंटरेस्ट। देखो, अकाउंट्स में सब कुछ आता है, ठीक है। अब आप मेरे कस्टमर हो, उसको सोच के जाना। आप कहते हो सर हमें आपसे 500 यूनिट परचेज करने हैं, मैं कहता हूँ इधर, मैं आपको कहता हूँ कि अच्छा मैंने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे किया, वो आपसे कवर करूंगा, आप मेरे को पे करोगे? डिविडेंड किस में से पे होता है? प्रॉफिट में से। जो प्रॉफिट आएगा उसमें से आप डिविडेंड पे करो, कुछ मर्जी करो, मैंने क्या करना है? मैं आपको कहता हूँ इंटरेस्ट, नो डाउट आज की लेटेस्ट कंसेप्ट में मैं ये कहूंगा कि इंटरेस्ट कॉस्ट का पार्ट नहीं होगा। पर अगर हम ट्रेडिशनल में जाएं, आपके जो एल्डर्स हैं वो हमेशा बिलीव करते थे कि लोन पे काम नहीं करना है, अपना जितना पैसा है उसी में काम करेंगे, उससे बाहर नहीं जाएंगे। तो इंटरेस्ट, आप कहोगे मैंने क्या करना है आपसे, आपके इंटरेस्ट का? किसी एसेट का लॉस हो गया, वो भी नहीं आएगा। आप किसी में रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हो, कोई जरूरत नहीं है। इधर से अगर वो मेरे ये खर्चे बियर करने को रेडी नहीं है कस्टमर, तो मेरी इनकम में भी उसका कोई शेयर नहीं है। तो आपकी इनडायरेक्ट इनकम्स एंड those expenses which is not related to the product, जो उसके प्रॉफिट के बाद के खर्चे हैं, दे आर नॉट कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ कॉस्ट। तो और कम हो गए कॉस्ट। तो यहीं तक पढ़ना है हमने, ये नीचे वाला तो मैंने गायब ही कर दिया, तो इसमें से भी सिर्फ यहां तक हमने जाना है और हमारी कॉस्ट शीट खत्म हो जाएगी। तो ये आपने नोट करोगे, मैं वो नोट करवा दूंगा एड में कि क्या क्या चीजें आपने यूज
नहीं करनी है। तो अगर क्वेश्चन में है तो यू हैव टू इग्नोर दीज आइटम्स। ये नहीं कि क्वेश्चन में है तो कुछ तो करके आएंगे इसका, हमने कुछ नहीं करना। यू हैव टू इग्नोर इट। ठीक है जी। कौन से क्यों ले रहे हैं? अब ऑफिस में कौन बैठा होगा? मैनेजर, अकाउंटेंट। मुझे नोट करना है आपने? नहीं, ये कर लो, कोई चक्कर नहीं, एक बार मैं इसको कर देता हूँ। वैसे ही करना पड़ेगा लगता है। आपने ये कहा कि ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस का। आपके ऑफिस में अकाउंटेंट बैठा है, आपके ऑफिस में परचेज मैनेजर बैठा है, आपके ऑफिस में मार्केटिंग की टीम बैठी है। अब ऑफिस ऑफिस में आपका एक डायरेक्टर भी बैठा है, वो सब कुछ कर रहे हैं, ऑफिस का रेंट भी जा रहा है। हम इसको कॉस्टिंग में नहीं लेते। क्या ये चीज जो खर्चे हम कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं? बेसिकली उसी प्रोडक्ट की सारी कुछ भी बना रहे हैं। अगर मैं अकाउंटेंट नहीं रखूंगा तो मेरे डिपार्टमेंट में क्या खर्चे हो रहे हैं, किसको मैंने क्या पे करना है, क्या नहीं करना। हम कहते हैं जी इसका क्या लेना देना प्रोडक्ट में, उसकी सैलरी कौन कवर करेगा? खर्चे तो किसके लिए हो रहे हैं? उसी काम के लिए हो रहे हैं ना। तो उसलिए उसके जितने भी खर्चे हैं, चाहे ऑफिस से रिलेटेड है या सेलिंग है, वो सब किसको कवर करने पड़ेंगे? प्रोडक्ट को। जैसे हमने उस दिन पिज्जा वाले की बात की थी, तो वहां पे एक काउंटर पे बिल, वो आपसे ऑर्डर ले रहा है, एक डिलीवर कर रहा है। कॉस्ट तो उसकी भी उन्होंने उसी से कवर करनी है ना, उस पिज्जा से। सिर्फ हमने क्या कहा कि जो प्रॉफिट के बाद के खर्चे हैं, जो डिविडेंड है, जो इंटरेस्ट है, जो लॉस है, वो हमने कवर नहीं करना है, क्योंकि उसका उससे कोई लिंक नहीं है। अदर देन दैट जो कुछ भी है, चाहे वो चार डायरेक्टर है, चारों की सैलरी जा रही है, वो भी उसकी कॉस्ट का पार्ट होंगे। जैसे मैंने उस दिन कहा था कि मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, मैं कहाँ से कवर करूंगा? दिख तो नहीं रही, पर कवर तो करनी है। ठीक है जी। तो नाउ अब अगर कॉस्ट शीट स्टार्ट करें, यदि नोट हो जाएगा बता देना एक बार। हो गया जी। अकाउंट्स में आप क्या लिखते थे? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फॉर द पीरियड एंडिंग, ट्रेडिंग अकाउंट। यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लिखा। ठीक है, मैंने आपको कह दिया है कि इट मे बी फॉर 1 यूनिट, इट मे बी फॉर एन नंबर ऑफ यूनिट्स, कुछ भी हो सकता है। अब इसकी जो प्रेजेंटेशन है, दैट विल बी इन वर्टिकल फॉर्म कहते हैं इसको, नॉट द हॉरिजॉन्टल। तो जो हम करते थे टी बना के इधर डेबिट क्रेडिट, कुछ नहीं है। ठीक है। अब सबसे पहली आइटम क्या यूज हो किसी भी चीज को बनाना है? रॉ मटेरियल। अभी हमने कहा कि रॉ मटेरियल कुछ भी करना है, उसके लिए मटेरियल तो रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले हमारा काम शुरू होना है किससे? रॉ मटेरियल से। सो टुडे 11th, 11 तारीख है। आज हमने अपनी फैक्ट्री में काम स्टार्ट करना है। सबसे पहले कौन सा रॉ मटेरियल पिक करोगे? जो कल का
बचा हुआ है उस पे ही काम शुरू करोगे ना, आप उसको ही उठा के लेके आओगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड, यू विल गेट ओपनिंग स्टॉक ऑफ, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस नेट परचेजेस। किसकी? रॉ मटेरियल की होनी है। और नेट परचेजेस हम किसको कहते हैं? परचेज माइनस रिटर्न। ठीक है जी। इन्वेस्टमेंट का, सॉरी, इन्वेंट्री का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो गया, हो गया। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू। ठीक है जी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू, मेरे को भी एक दो याद है, ज्यादा नहीं पता मेरे को। ठीक है, नंबर। तो उसमें जब हम मटेरियल की कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं तो कोई और खर्चा ऐड होता है उसमें? एक्सपेंस, फ्रेट एंड कैरियज इनवर्ड, टू ब्रिंग द मटेरियल टू द लोकेशन। कि वहां से लोकेशन तक लेके आने का जो भी खर्चा है, दैट इज पार्ट ऑफ रॉ मटेरियल कॉस्ट और इन्वेंट्री कॉस्ट। अब यहाँ पे थोड़ा सा ना हमेशा कंट्रोवर्सी रही है। हमारे टाइम में इसको ऐड नहीं करते थे कॉस्टिंग में, मैं कॉस्टिंग की बात कर रहा हूँ, नॉट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू की। क्योंकि हम कॉस्टिंग जिसने भी बनाई उसका ये व्यू था कि जो, सपोज मैंने 50,000 का मटेरियल आपसे खरीदा, उसमें 5,000 कैरियर लगी, मैं यहाँ पे क्या बुक कर दूंगा? 55,000। अब सपोज मेरे मेरे को वो मटेरियल, उसकी क्वालिटी ठीक नहीं थी, वापस करना पड़ा, मेरे को पैसे कितने वापस मिलेंगे? 50 और 55? 50। वो आपको कैरियर वापस नहीं करेगा। पर अगर मैं इसमें ऐड कर देता हूं तो ऐसे लगेगा कि यार मेरा 5,000 का मटेरियल पड़ा है मेरे पास अभी, क्योंकि 50 + 5 हमने क्या कर दिया, इन्वेंट्री को 55 पे ले गए, जबकि वो उसकी एक्चुअल परचेज वैल्यू कितनी है? ओनली 50। तो पहले ये कंट्रोवर्सी थी, तो कुछ ऑथर कहते थे कि आपने नहीं लेना, इवन इंस्टीट्यूट भी कहता था कि आपने कैरियर और फ्रेट को कॉस्टिंग में रॉ मटेरियल के अंदर ऐड नहीं करना, बट नाउ इट इज टेकन एज पार्ट ऑफ रॉ मटेरियल। फर्क कुछ नहीं पड़ता था। हम क्या करते थे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तो हमारा निकल आता था कि कितना रॉ मटेरियल हमने कंज्यूम किया है। उसमें फिर हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड कर देते थे। तो कान इधर से पकड़ो इधर से पकड़ो, 50 में 5 तो ऐड होना ही है। पर वो है कि अब वो पहले ही ऐड कर देते हैं, वो क्या करते हैं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस प्लस कैरियर एंड फ्रेट, कौन सा दे? इनवर्ड, माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है। ये किसको डिनोट करेगा? इट इट दिस टर्म इज नोन एज रॉ मटेरियल। बीच में एक चीज मिस की है मैंने, अभी लिखना है। मतलब अभी सिर्फ ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस प्लस कैरियर माइनस क्लोजिंग स्टॉक, हमने इसको कह दिया रॉ मटेरियल कंज्यूम। यहाँ पे मतलब हम हमेशा, मतलब मैं तंग होता हूँ कि यार ये रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे होगा, क्योंकि फ्रेट शुड बी डायरेक्ट एक्सपेंसिव, वो रॉ मटेरियल कंजम्पशन नहीं है। ठीक है जी। पर अब है, इंस्टीट्यूट ने भी उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो मुझे यहाँ पे लेके चल रहा है इसको। इसमें एक चीज आपने माइनस करनी है, दैट इज वर्क इन प्रोग्रेस में तो आपका रॉ मटेरियल, लेबर और कुछ खर्चे ऐड हुए होते हैं। अभी हम सिर्फ बात करें प्योर रॉ मटेरियल में, कि अभी इस पे वर्किंग स्टार्ट नहीं हुई, क्योंकि अभी कोई वेजेस नहीं लगी, कोई फैक्ट्री एक्सपेंस नहीं लगे। अभी तो ये स्टोर में आया और स्टोर से फैक्ट्री में, हाँ जी, वो कैरियर एंड फ्रेट इनवर्ट वो हो गया, है जी, वो सेलिंग हो गई।
और मैं माइनस कर रहा हूँ बच्चे, मैंने माइनस का साइन दिया है। इसकी स्क्रैप, कि रॉ मटेरियल का अगर कोई स्क्रैप निकलता है और उसको आप बेच देते हो, तो दैट विल रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। तो यहाँ पे माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ, हमारा टारगेट है कॉस्ट को मिनिमाइज करना। कहीं से भी खर्चा, कोई भी इनकम जो खर्चे को कम कर सकती हो। उस दिन भी एग्जांपल दिया था, किसी भी कन्फेक्शनरी की शॉप के छत पे देख लेना कितने पड़े होंगे। आपके घर में न्यूज़पेपर इकट्ठा हो रहा है, बेसिकली क्या है, वो कॉस्ट को रिड्यूस कर रहा है। तो ये चीजें एडजस्ट होके आपकी बनेंगी रॉ मटेरियल कंज्यूम। अब अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में जाओ, जो हमने बनाया था उसमें रॉ मटेरियल का ओपनिंग एडजस्ट हो गया, परचेजेज एडजस्ट हो गई, कैरियज रेट एडजस्ट हो गया, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एडजस्ट हो गया, स्क्रैप वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल एडजस्ट हो गई। तो मैन्युफैक्चरिंग की चार पांच चीजें आपकी एडजस्ट हो गई। क्या रह गई उसकी? एक वेजेस और एक फैक्ट्री एक्सपेंसेस। रॉ मटेरियल के बाद क्या यूज होगा? प्लस डायरेक्ट वेजेस। फर्स्ट लेक्चर में मैंने कुछ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वेजेस की बाइफिकेशन की थी। डायरेक्ट वेजेस मैंने किसको कहा था? किस, जो मैन्युफैक्चरिंग से और जो स्किल्ड वर्कर है उसकी वेजेस, तो उसको हम नाम देते हैं डायरेक्ट वेजेस। जो उसके असिस्टेंट होंगे, हेल्पर होंगे, वो सारे वो ओवरहेड में जाएंगे, पर किस ओवरहेड में जाएंगे वो बात की बात है। अब डायरेक्ट वेजेस के डिफरेंट सिनोनिमस हैं, जो आप नोट कर लीजिए, कुछ भी लिखा हो। प्रोडक्टिव वेजेस, फैक्ट्री वेजेस। तो कई बार स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, फैक्ट्री वर्ड आ गया तो उसको फैक्ट्री एक्सपेंसिव में डाल दो। भाई, जो डायरेक्ट वर्कर है वो भी तो फैक्ट्री में ही काम कर रहा है, वो सड़क पे तो काम नहीं ना कर रहा है। तो फैक्ट्री वेजेस है तो वो डायरेक्ट वेजेस होंगी। देन फैक्ट्री को एक और नाम दिया जाता है आजकल, लोग ना फैक्ट्री कहना पसंद नहीं करते। फैक्ट्री लगता है कि अच्छा यार फैक्ट्री में जा रहा है, तो उन्होंने अपने उसके आगे लिखा था वर्क्स। एड्रेस लिखा होता है ना, या किसी की साइट देखो, कॉर्पोरेट ऑफिस हेयर, हेड ऑफिस हेयर, वर्क्स। तो वर्क्स इज नथिंग, इज फैक्ट्री। ठीक है जी। मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, एंड देन यू कैन सिंपली से, अगर क्वेश्चन में वेजेस भी लिखा होगा तो भी वो डायरेक्ट वेजेस ही काउंट होगा। ठीक है। तो कोई भी नाम उसके अंदर दिया हो सकता है। अब पूरे क्वेश्चन में आपको चेक करके आइटम्स टिक करके चलना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है सबसे ऊपर सेल दी हो, बीच में कहीं जाके रॉ मटेरियल दिया हो, एंड में जाके कहीं पे वेजेस दी हो। तो आप आइटम वाइज नहीं चलोगे, आप फॉर्मेट वाइज चीजों को ढूंढ के उसमें यूज करोगे और क्वेश्चन पे टिक करते रहो। क्योंकि एक भी आइटम रह गई तो मैंने आपको कहा है कि आपके पास कोई वे आउट नहीं है अपने आंसर को जस्टिफाई करने का, वो चेक नहीं होगा। तो इसलिए जो आप करते जा रहे हो उसको साथ साथ टिक करते जाओ। ठीक है। अभी करोगे तो पेंसिल यूज कर लेना, पेपर में तो पेन से शुरू हो जाना कि हाँ ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एक्सपेंसेस विल बी डायरेक्ट एक्सपेंसेस। फैक्ट्री एंड कैरियर तो हमने ऊपर लिख लिया, और कुछ खर्चे हो सकते हैं डायरेक्ट। पावर तो बेसिकली है खर्चा, पर वो फैक्ट्री के अंदर हम यूज करते हैं।
रेंट भी फैक्ट्री का होगा या ऑफिस का होगा। वो सिंपली तो है नहीं कि रेंट कहीं का भी हम रेंट दे रहे हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जनरली क्या होते थे जब हम अकाउंट्स में लिखते थे, क्या क्या? मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड लाइक कैरियर इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, ऐसा होता था। वो हमने ऊपर ले लिए। और कुछ? किसकी? वो डेप्रिसिएशन हो गई, वो फैक्ट्री में चली जाएगी। ट्रांसपोर्टेशन हमने कैरियर फ्रेट लिख ही लिया। अगर आप फॉरेन से कुछ सामान मंगवाते हो तो उस पे क्या लगता है? कस्टम ड्यूटी। तो कस्टम ड्यूटी, डॉक चार्जेस। डॉक चार्जेस कुछ आइडिया? उस वहां पे पोर्ट ड्यूज, कस्टम ड्यूटी, डॉक चार्जेस, वो आपके इसमें आएंगे। ठीक है जी। तो अब यू कैन नोट डाउन कस्टम ड्यूटी, पोर्ट ड्यूज, डॉक चार्जेस, डैमरेज एक्सपेंसेस। ये भी आपके पोर्ट से रिलेटेड खर्चे होते हैं। डैमरेज, DEMURRAGE। एंड वन टर्म, वन एक्सपेंसेस, प्राइमरी पैकिंग। प्राइमरी पैकिंग। अगर सिंपली पैकिंग में कहता तो आपके दिमाग में क्या आता है? कौन सा खर्चा है? ऑफिस, फैक्ट्री, सेलिंग, क्या खर्चा है वो? सेलिंग, क्योंकि पैकिंग तो आपने सेल करने के लिए करनी है। अब मैंने यहाँ पे क्या यूज किया? प्राइमरी पैकिंग। मॉर्निंग उठते ही हम सबसे पहले टूथब्रश यूज करते हैं। ठीक है। टूथपेस्ट आती है आपके घर, अब लेके आए गत्ते की डिब्बी में, दैट इज कैंडी पैकिंग। उसको तो उतारते हो डस्टबिन में, पर जो उसकी ट्यूब है दैट इज प्राइमरी। उसके बिना आप टूथपेस्ट को इमेजिन नहीं कर सकते। और ना ऐसा है कि निकाल ली सारी एक बाउल में, इसको बिठाए तो बाउल में निकाल के रख लिए, करते रहेंगे। तो दैट पैकिंग विच इज मस्ट फॉर मेकिंग अ प्रोडक्ट, जिसके बिना प्रोडक्ट नहीं बनेगा, दैट इज पार्ट ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अदर देन दैट इट विल बी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सिंपल पैकिंग लिखा है, इट इज ऑलवेज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइमरी वर्ड यूज हो गया तो दैट इज पार्ट ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसके बिना आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर ही नहीं पाओगे। आपकी मेडिसिन है, उसकी ट्यूब्स हैं, बॉटल्स हैं, वो उसके बिना आप उस प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च कर नहीं सकते। जो ऊपर वाला पार्ट है, जो गत्ते वाले डिब्बे, उसके बिना आपको टूथपेस्ट मिल सकती है। आप इमेजिन कर सकते हो यार, किसी गांव में सिंपल ट्यूब्स ही बिकती हैं, पर बिना ट्यूब के। ठीक है। जैसे चिप्स हो गया, तो उसका जो पैकेज है वो कौन सा है? प्राइमरी, वो प्राइमरी में जाएगा। उसके बिना मिलेगा तो वो तो ये है कि जो साइकिल पे लेके घूम रहा होता है, वो भी अगर आप टेक्निकली सोचो, वो भी उसको ऐसे नहीं मिल रहा होता। वो कौन सा, जो आपको कई बार दिखता है ना, वो इतना बड़ा रेडी पे पैकेट सा रख के घूम रहे हैं, वो कौन से चिप्स होते हैं? दे आर नथिंग, दे आर बेसिकली एक्सपायर्ड। जो आपके वहां से एक्सपायर हो गए, कंपनी वो उठा के आगे सेल कर देती है उनको। वो उनको मिक्स करके, डिफरेंट नमकीन है, उनको मिक्स करके अपने नमकीन बना के बेचने शुरू कर देते हैं। ठीक है। वैसे एक और टॉपिक आप लोगों के पास बीकॉम में है, रॉयल्टी। क्या खत्म हो गया है? रॉयल्टी किस पे होती है, प्रोडक्शन की या सेल पे? प्रोडक्शन पे कभी नहीं देखा। एग्रीमेंट के बेस पे, प्रोडक्शन पे है, या अब जैसे माइंस के केस में वहां पे किस पे होती है? दैट इज ऑन प्रोडक्शन, कि कितना कोल निकलेगा हम उसके हिसाब से आपको रॉयल्टी देंगे।
अब बुक्स के केस में पब्लिशर क्या करता है, वो सेल के बेस पे चलता है, क्योंकि मैंने कल्याणी पब्लिशर्स के साथ इनडायरेक्ट टैक्स लिखी थी, ठीक है, और वो बाद में कहते थे साल में 150 बुक बिकी है। तो ऐसा होता है, ऐसा होता है। वो क्या करते थे, यहां से मेरे से लिखवा ली बुक, साउथ में जाएंगे, वो किसी भी ऑथर का और नाम लिखेंगे, अपने किसी घर के बंदे का उसको भेजना, वहां शुरू कर देंगे। आपके पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है कितना बिका है कितना नहीं। तो लेटर ऑन कहते हैं मैंने 2-3 साल लिखे, मैंने कह दिया इतना टाइम नहीं है, मैंने कहा छोड़ दो। तो वो जो पुराने ऑथर्स हैं उनका चल रहा है, क्योंकि उनकी बुक्स चल रही हैं आजकल थोड़ा सा। तो अब रॉयल्टी दो है, प्रोडक्शन पे या सेल्स पे है। अगर सिंपल रॉयल्टी है, वी विल टेक इट ऑन सेल्स, दैट विल बी टेकन एज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। अगर उसने प्रोडक्शन लिख दिया साथ में, दैट विल बी पार्ट ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है जी। तो रॉयल्टी ऑन, अब रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आपका आ गया जी यहाँ पे। उसके बाद डायरेक्ट वेजेस को यहाँ लिख लोगे, ठीक है। ये जितने भी खर्चे हैं जो भी होंगे, आप इनर कॉलम में लिखते जाओगे, जो कुछ भी है, कस्टम ड्यूटी, पोर्ट ड्यूटी, डॉक चार्जेस को जो भी है, उनको इंटरनल कॉलम में लिख के टोटल उसका आउटर कॉलम में, मतलब वो करते करते इसको टोटल, मतलब इनको इंडिविजुअली यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ लिखो और बाहर ले आए। अब तीन चीजें एडजस्ट हो गई हमारी, रॉ मटेरियल पूरा एडजस्ट हो गया, वेजेस एडजस्ट हो गई, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस एडजस्ट हो गए। इन तीनों को मिला के जो टर्म बनी, उसको नाम दिया गया, जब जो वैल्यू आई उसको नाम दिया गया साइन कॉस्ट, और यू कैन से द बेसिक कॉस्ट। इस कॉस्ट के बिना आपका काम शुरू नहीं होगा, इतना तो लगेगा लगेगा। इसमें 19-21 हो सकता है, कहीं पे आप कुछ कंट्रोल कर लो, पर ये ऐसी कॉस्ट है जो अनकंट्रोलेबल कॉस्ट होती है। रॉ मटेरियल आपके कंट्रोल में नहीं है, सप्लायर जिस रेट पे दे रहा है आपको उठाना पड़ेगा। वर्कर है, स्किल्ड वर्कर है, उसकी जो वेजेस है, आप उसको मना करोगे वो कहीं और जाके ज्वाइन कर लेगा, देने पड़ेंगे उसको पैसे। कस्टम ड्यूटी है, देनी पड़ेगी, पोर्ट चार्जेस है, देने पड़ेंगे। इनमें आप ज्यादा लंबी चौड़ी सेविंग नहीं कर सकते, एंड इट इज द बेसिक कॉस्ट टू मेक अ प्रोडक्ट और टू स्टार्ट द वर्किंग। आफ्टर दैट अब जो खर्चे हैं, दे आर ऑल नोन एज, मैंने क्या कहा था आपको, ओवरहेड्स। अब कुछ भी है यहाँ पे, तो मैंने वर्ड यूज कर लिया डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसके बाद कुछ भी होगा, दे आर ऑल ट्रीटेड एज ओवरहेड्स। तो सबसे पहले ओवरहेड्स क्या होंगे, है जी, इनडायरेक्ट वेजेस सब, पर उसका जो हेडिंग है उसको नाम दिया जाता है फैक्ट्री और वर्क्स ओवरहेड। आपने चलो इनडायरेक्ट वेजेस का हम सबसे पहले वही ले लेते हैं, इनडायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होगा फैक्ट्री में, किस चीज के लिए रॉ मटेरियल तो हो गया कि अगर ये पेन बनाना है, इसका इंक प्लास्टिक हो तो डायरेक्ट हो गया। ऑयल, जो ऑयल पिज्जा बन रहा है तो ऑयल्स, अगर आपका कोई मशीन चल रही है तो उसके अंदर ऑयल डल रहा है प्रोडक्ट को बनाने के लिए, ठीक है।
तो दे आर ऑल और टूल्स एंड डाइस। आप इस पेन को हाथ से शेप नहीं दे सकते। आपको कोई ना कोई टूल, वो डाइस बनी होंगी, तो वो डाइस में मटेरियल डालेंगे, तो वो क्या कर रहा है, दैट इज हेल्पिंग टू मेक द फाइनल प्रोडक्ट। और वो यूज कहाँ पे हो रहा है? फैक्ट्री के अंदर। अब मैं आपको कहता हूँ कि स्टेशनरी यूज हो, स्टेशनरी तो नहीं कहता मैं कहता हूँ कुछ प्रिंटिंग हो रही है आपकी, और उसके लिए पेपर यूज हो रहा है। साइलेंट हो तो आप कहाँ पे यूज करोगे उसको? डायरेक्ट? डायरेक्ट तो नहीं, मतलब सिंपल पेपर है, उस पे बिल प्रिंट हो रहा है, कुछ हो रहा है, वो कहाँ पे रखा होगा प्रिंटर उन्होंने? ऑफिस में। तो वो खर्चा क्या हुआ? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कहाँ का खर्चा हुआ? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। पर अगर वो कहते हैं कि प्रिंटिंग एक्सपेंसेस ब्रैकेट में लिखा हो फैक्ट्री, तो फिर वो चला जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड में। मतलब आपको अगर तो स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, फिर तो आप उसको उठा के डाल दोगे उसमें कि फैक्ट्री प्रिंटिंग, तो उसमें डाल दिया हमने। पर अगर वो साइलेंट है, तो फिर वो जर्नल टर्म है कि वो जर्नल कहाँ पे यूज होते हैं? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, सिंपली ऑफिस। ठीक है। तो इनडायरेक्ट मटेरियल में अगर वो लिखता है कि पेपर या प्रिंटिंग पेपर यूज, तो मैं कहूँगा यार ऑफिस का होगा, छोड़, मैंने क्या करना है, मैं ऑफिस में उठा के डाल दूंगा। पर अगर उसने लिख दिया प्रिंटिंग पेपर यूज्ड इन फैक्ट्री, तो मेरे को उसको उठाना पड़ेगा अंडर द फैक्ट्री ओवर, फैक्ट्री। और क्या जी? ठीक है जी। और क्या हो सकता है जी फैक्ट्री में? फैक्ट्री रेंट, सैलरी ऑफ फैक्ट्री स्टाफ, जिसमें आपके क्या होते हैं? सुपरवाइजर, मैनेजर, ये लोग जो वहां पे काम कर रहे हैं। ठीक है। डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री एसेट्स, मतलब मैंने मशीन वगैरह नहीं लिखा, फैक्ट्री में जो भी एसेट्स हैं। अगर फैक्ट्री में एसी लगे हुए हैं तो उसकी डेप्रिसिएशन भी फैक्ट्री के अंदर ही जाएगी। तो कोई भी फैक्ट्री का एसेट है, उसकी मशीन की तो जानी ही जानी है, मशीन में तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो उसी में है। अगर आप इनडायरेक्ट टैक्स अभी शुरू नहीं हुआ होगा, उसमें वैसे भी आपको मेरे ख्याल सर्विस टैक्स ही है जरा सिलेबस में। जीएसटी, सॉरी, सर्विस टैक्स नहीं, जीएसटी। उसके अलावा कुछ आइडिया इनडायरेक्ट टैक्स में और क्या क्या आता है? कस्टम, और इनडायरेक्ट टैक्स, वैट आता है, गिफ्ट टैक्स। वैसे तो वो बड़ा कम अब यूज होता है वो, पर गिफ्ट टैक्स इज डायरेक्ट टैक्स, उसको हम इनडायरेक्ट में नहीं लेके जाते, क्योंकि वो आपके वेल्थ के ऊपर लग रहा है, आपके ऊपर। एक्साइज, एक्साइज ड्यूटी। वैसे तो मैक्सिमम चीजें गुड्स एंड जीएसटी में चली गई है। एक्साइज और एक्साइज, कस्टम, वैट कहीं कहीं यूज होता है, जैसे वैट और एक्साइज है। वैट है जैसे आपका पेट्रोल है, डीजल है, लीकर है, इन सब पे वैट एंड एक्साइज लगता है। ठीक है। कस्टम तो बाहर से आएगा तो लगेगा। और आजकल तो न्यूज में चल ही रहा है, टैरिफ टैरिफ टैरिफ। कितना हो गया अब टैरिफ? चाइना ने कितना कर दिया, और उसने उसने 125 कर दिया, 145 कर दिया। अब, और उधर से अब यूरोपियन यूनियन और चाइना इकट्ठे हो रहे हैं। यूरोपियन यूनियन कह रहा है, यूरोप कह रहा है कि चाइना को हमें प्रोडक्ट देने शुरू कर दें। तो अब इंडिया है वो अपना वही आराम से चुप करके बैठो, जब जिसकी तरफ होएगा उस तरफ मूव कर जाएंगे। तो यहाँ पे एक्साइज ड्यूटी लिख लीजिए। अब एक्साइज ड्यूटी मैंने फैक्ट्री में क्यों लिखी? मैंने इसको डायरेक्ट एक्सपेंसिव में क्यों नहीं लिख दिया? मैंने इसको सेल्स के साथ क्यों नहीं लिखा? मटेरियल पे जब सही लगा, वो तो मटेरियल की कॉस्ट पे है।
उसको वो तो जब आपको बिल आएगा मटेरियल परचेज करने में, तो अगर 100 रुपए का मटेरियल है तो उसमें 10 रुपए एक्साइज लगाई है, तो आपके रॉ मटेरियल की कॉस्ट ऑटोमेटिकली 110 होगी। यहाँ पे अगर मैं एक्साइज लिखूँ, एक्साइज किस पे लगे, ऐसे कस्टम मेड टैक्स लिखूंगा ऊपर। प्रॉब्लम क्या है कि जो एक्साइज ड्यूटी है, जब आप पढ़ोगे तो एक्साइज ड्यूटी ऑलवेज ऑन प्रोडक्शन, दैट इज नॉट ऑन सेल। आपका सामान बिके ना बिके, अगर आपने प्रोड्यूस कर दिया तो ड्यूटी पे किए बिना आप उसको मार्केट में लॉन्च नहीं कर सकते। होता क्या है कि जैसे ये फैक्ट्री का एरिया है, ये एरिया आपका स्टोर है, यहाँ फैक्ट्री में बनेगा, स्टोर में जाएगा, जब तक वो फैक्ट्री में पड़ा है फाइन, मतलब फ्लोर पे पड़ा है फाइन। अगर आपने उसको स्टोर में डालना है तो आपको पहले गवर्नमेंट को एक साइज ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, तब वो स्टोर के अंदर ट्रांसफर होगा। फिर वहां पे एक लेजर लगता है जिसको एक साइज डिपार्टमेंट रूटीन में चेक करता है। वहां से जब निकलेगा वो तभी निकलेगा जब उसके ऊपर ऑलरेडी ड्यूटी पे हो रखी है। तो इसका मतलब ये कहाँ पे यूज हो रहा है कि प्रोडक्शन प्रोडक्शन एरिया। तो जो रॉ मटेरियल पे साइज ड्यूटी लगी वो रॉ मटेरियल का पार्ट। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में कुछ आया कि जीएसटी कहाँ गया, इतना तो पता है जीएसटी का, जीएसटी का आपने परचेज किया, जीएसटी में कंसेप्ट है ना इनपुट क्रेडिट का, कि आप उसमें एडजस्ट करोगे आउटपुट के अंदर। मतलब मैंने सोल जितनी देर मटीरियल पे टेस्ट किया, 100 की भी 18 रुपए टेस्ट किया, 118, मैंने आगे ट्रांजैक्शन को भेज दिया 200 में, 36 रुपए वो। जीएसटी क्या कहते हैं कि 36 में से 1800 आप ऑलरेडी पे कर चुके हो, बाकी 18 आपने पे करना है, यही है। तो उस केस में मेरी कॉस्ट कितनी है, मेरी कॉस्ट ये नहीं है वो कितना नेट मेरे को कितना खर्चा पड़ा, 18, क्योंकि 36 में से मेरी जेब से तो अल्टीमेटली 18 ही है ना। पर आप जब जीएसटी बढ़ोगे तो उसमें लेटर ऑन आपको एक चीज आएगी जो सर्च करवाएंगे कि कुछ प्रोडक्ट कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर जीएसटी आपको इनपुट अलाउड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप गाड़ी खरीदते हो अपने बिजनेस के लिए, गाड़ी का जीएसटी अलाउड नहीं है एडजस्ट करना, आप उसकी रिपेयर करवा रहे हो अलाउड नहीं है, आप ऑफिशियल टूर पे कहीं जा रहे हो, वहां पे आप रह रहे हो, होटल में रह रहे हो, उस पर जीएसटी पे कर रहे हो, खाने में जीएसटी पे कर रहे हो, वो आप एडजस्ट नहीं करते। तो अब दिक्कत ये आ जाती है कि ये जो एडजस्ट हो जाएगा वो तो मेरी कॉस्ट नहीं है, और जो एडजस्ट नहीं हो वो तो मेरी कॉस्ट बनेगी। तो आपका जो रॉ मटेरियल है उसमें भी जब आप पढ़ोगे देर आर टू स्कीम्स ऑफ जीएसटी, वन इज कॉम्प्रिहेंसिव और एक रेगुलर। रेगुलर में तो क्या है कि जो आप इनपुट क्लेम कर सकते हो वो आप करोगे, कॉम्प्रिहेंसिव में क्या है उसमें आपको कोई इनपुट क्लेम अलाउड नहीं है, जिसका सबसे अच्छा एग्जांपल है आपकी फूड इंडस्ट्री। कितना लगता है उस पर जीएसटी, रेस्टोरेंट में जाते हो कितना लगता है, किसी ने नहीं देखा, बस गए खाना खाया, या तो पापा बिल पे करेंगे नहीं तो पापा के ही पैसे हैं दो, 5, कॉम्प्रिहेंसिव में 5% है, तो 2.5% सीजीएसटी होता है और 2.5% आईजीएसटी होता है। तो वो पर उनको कोई भी इनपुट क्लेम करना अलाउड नहीं है। तो अगर वो कुछ परचेज कर रहे हैं, आटा दाल चावल मसाले कुछ भी परचेज कर रहे हैं, उनका जो जीएसटी है दैट इज नॉन रिफंडेबल। तो उसकी जो कॉस्ट होगी वो इंक्लूडिंग जीएसटी उनको पड़ेगी। तो अगर पिज्जा बनेगा तो जितने मटेरियल पे जीएसटी लगा दैट इज पार्ट ऑफ कॉस्ट। तो यहाँ पे जब आप रॉ मटेरियल की बात करोगे तो यहाँ पे एक चीज आपने ध्यान रखनी है, इट कंसिस्ट ऑफ जीएसटी on which
इनपुट नॉट अलाउड। एक छोटा सा एग्जांपल बना देता हूं आपको कि सपोज आपने रॉ मटेरियल परचेज किया 10,000 का, ठीक है। उस पे वो कहते हैं जीएसटी लगा हुआ है, अगर 18% के हिसाब से गए 1800। डन। अब क्वेश्चन में लिख दिया गया इनपुट अलाउड 800। 1800 में से 800 का इनपुट आपको अलाउड, तो कितना अलाउड नहीं है? 1000। तो आपके लिए अब कॉस्ट क्या बनी? 11,000। मतलब आपने क्या उठाना है? जो उसकी बेसिक कॉस्ट है प्लस जितना जीएसटी आपको इनपुट अलाउड नहीं है। तो ये आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का बन सकता है उसमें यूज हो सकता है ये। ऑप्शन तो चारों होंगी, वो लिख देगा 11,800, 11,000, 10,200, ऐसे 4 ऑप्शन लिख देगा। तो हमें क्या लेना है? जो उसकी रॉ मटेरियल की कॉस्ट है प्लस जितना इनपुट अलाउड नहीं है। जो अलाउड है उसकी तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो सेल के जीएसटी के साथ एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है जी, नोटेड। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि इट इज, बाद में सोचते रहना कल को अगर याद नहीं रहा कि 11,000 क्यों लिखा करना। इंश्योरेंस का प्रीमियम जो है उसका जीएसटी, हाँ वो इसी में आएगा। जो भी फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे हैं, अभी तो हमने क्या लिखा? फैक्ट्री रेंट, सैलरी ऑफ फैक्ट्री स्टाफ, डेप्रिसिएशन, फैक्ट्री इंश्योरेंस। वर्क डायरेक्टर सैलरी, फैक्ट्री का अगर कोई डायरेक्टर बनाया हुआ है हमने। देन वन वर्ड इज पावर, एक वर्ड है हॉलेज। अगर फैक्ट्री का वर्कर है तो फैक्ट्री में, ऑफिस का वर्कर है, ऑफिस का स्टाफ है तो ऑफिस में। देखो वर्कर वर्ड आ गया तो वो फैक्ट्री में चला जाएगा, स्टाफ आ गया तो वो ऑफिस में जाएगा, या लिखा होगा क्लियर कट कि फैक्ट्री स्टाफ है, ऑफिस स्टाफ है, जो भी है। पावर एंड नेक्स्ट वर्ड इज हॉलेज। वो मतलब पावर क्या होता है और इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी? पावर किसके? हाँ वो भी आप कह सकते हो। और अगर मैं कहूँ इलेक्ट्रिसिटी सिंपली, अगर बल्ब में हम यूज कर रहे हैं ना ज्यादा, जनरेटर वगैरह में लगाया है तो वो पावर प्लांट पे लगाया है तो फैक्ट्री के अंदर उसमें आ गया। इलेक्ट्रिसिटी में तो नॉर्मली डे टू डे वर्किंग में चाहिए। देखो जो इसमें आपके मैन्युफैक्चरिंग में डिफरेंस है। मैन्युफैक्चरिंग बेसिकली हम फैक्ट्री की बात करते हैं। आपको इतना तो ध्यान होगा कि इलेक्ट्रिसिटी का लोड होता है, जब हम मीटर लगवाते हैं वो कहते हैं कि क्या लोड है आपका। अब जो आपका नॉर्मल ऑफिस है, कोई घर है, उसमें कोई इतनी हाई पावर, हाई लोड नहीं आता। पर जो आपकी फैक्ट्री है, अगर आप वहां पे देखो वायर्स भी इतनी बड़ी बड़ी आनी होती है, तो हम ब्रॉडर टर्म में ये मान के चलते हैं पावर है दैट इज इलेक्ट्रिसिटी बट विच इज यूज इन द फैक्ट्री। है इलेक्ट्रिसिटी पर वो फैक्ट्री में यूज हो रही है तो उसको पावर नाम दे दिया गया। और जो सिंपल इलेक्ट्रिसिटी है उसको उठा के ऑफिस वगैरह में जो खर्चा होगा, क्योंकि देखा जाए अगर फैक्ट्री के अंदर ही ऑफिस है तो बिल तो इकट्ठा ही आ रहा होगा ना, वो तो ये नहीं है कि अलग अलग आएगा। पर अगर आपकी फैक्ट्री अलग है, फैक्ट्री आपकी स्कूल डेरा बसी में है, ऑफिस आपका चंडीगढ़ में है, तो ऑटोमेटिकली इसका बिल अलग आएगा, उसका अलग आएगा। तो उसका जो बिल आपको हम वर्ड को डिनोट करते हैं पावर से, और जो नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस में यूज हो रही है उसको उठा के इलेक्ट्रिसिटी यूज है। तो कुछ चेंज नहीं है, जस्ट ये है कि पावर मीन्स
इलेक्ट्रिसिटी यूज इन किसमें थे? इन फैक्ट्री। ठीक है जी। कॉलेज कोई टेक्निकल टर्म नहीं है, अगर आप इसका डिक्शनरी में जाके मीनिंग ढूंढोगे तो हॉलेज का मीनिंग ये है टू पुल एनीथिंग विद फोर्स। किसी चीज को फोर्सफुली इधर से उधर करना है। अब अगर वो स्टील इंडस्ट्री है, वहां पे अगर आपको इतना बड़ा लोहे का वो बार उठा के मशीन में डालना है, तो वो एक आदमी नहीं डालेगा। उसके लिए कोई ना कोई क्रेन यूज होगी जो उसको वहां से वहां तक लेके जाएगी। तो उस खर्चे को उन्होंने नाम दिया हुआ है हॉलेज। और कुछ नहीं है, हॉलेज आएगा उठा के फैक्ट्री में डाल देना है। बट डिक्शनरी मीनिंग इज टू पुल एनीथिंग विथ फोर्स। तो उस खर्चे को उन्होंने कहा है। उसके बाद कॉलेज के बाद आपका और क्या आ सकता है? डेप्रिसिएशन हो गई हमारी। और कोई खर्चा दिमाग में आ रहा? इनडायरेक्ट मटेरियल हो गया, उसी में ऑयल लुब्रिकेंट्स वो सारे कुछ उसी में आ जाएंगे। अदरवाइज मैं लिख भी देता हूँ, ऑयल्स एंड माइनस स्क्रैप ऑफ फैक्ट्री। अगर उस वहां से कुछ फैक्ट्री स्क्रैप निकला है, किसी इंडस्ट्री की विजिट की हो किसी ने? किस टाइप की? स्टील प्रोडक्शन। स्टील प्रोडक्शन। अब स्टील प्रोडक्शन मैं भी वही एग्जांपल बाई चांस देने वाला था। जब फिर हम घर की कंस्ट्रक्शन पे आते हैं, तो वहां पे वो सरिया यूज होता है। अगर आप सरिये को ध्यान से देखो तो उसमें एक डिजाइन सा बना होता है, रिबट से बने होते हैं। वो किस लिए बने होते हैं? उसका एक लॉजिक है कि जब सीमेंट डलता है तो सीमेंट उसको पकड़ ले। पर क्या वो सरिया ऐसी था? जब वो आया होगा बेसिक फैक्ट्री में, तो वो बिल्कुल प्लेन होता है। तो वो मशीन में जब डलता है तो उस पे वो बनते हैं जो भी रिवर्ट्स हैं। तो उसकी जो वेस्टेज निकल रही है, उसका क्या करोगे? कहीं ना कहीं इसको सेल करेंगे। तो दैट इज बेसिकली फैक्ट्री स्क्रैप। रॉ मटेरियल की स्क्रैप मैंने रॉ मटेरियल से एडजस्ट की, फैक्ट्री की स्क्रैप मैंने फैक्ट्री से एडजस्ट करनी। ठीक है जी। इसके बाद जो वैल्यू आएगी, मतलब वही सबको प्लस माइनस करने के बाद वट एवर। अब ये नहीं कि ये सारे कुछ आपको मिलेंगे हर क्वेश्चन में। तो प्राइम कॉस्ट फर्स्ट टर्म थी, यहां तक नोट हो गए थे? है? इस टर्म को हम कहते हैं ग्रॉस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ग्रॉस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ग्रॉस वर्क कॉस्ट, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, दैट इज अप टू यू जो भी आपने टर्म यूज करेंगे, बट इट इज ग्रॉस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट प्लस ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। क्योंकि रॉ मटेरियल तो स्टोर में पड़ा होगा, वर्क इन प्रोग्रेस सेमी फिनिश प्रोडक्ट कहाँ पड़ा होगा? फैक्ट्री में। तो ओपनिंग जितना है वो भी हमने उसमें एडजस्ट कर लिया। यदि सुबह हमने जब काम शुरू किया था तो इतना ओपनिंग मेरे पास पड़ा था, मैंने इस पे खर्चे किए। तो अगर कुछ ओपनिंग पड़ा था तो शाम को कुछ क्लोजिंग भी बचा होगा। तो माइनस क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये उसमें से माइनस हो गया। इसको हम नाम देते हैं वर्क कॉस्ट और फैक्ट्री कॉस्ट।
There is difference between factory overheads and factory cost. Factory overhead means expenses related to factory. And factory cost means prime cost plus फैक्ट्री ओवरहेड मतलब सारे खर्चे और डब्ल्यूआईपी की एडजस्टमेंट के बाद। ठीक है जी। और इस टर्म को क्या लिखते हैं, यूज नहीं करना होता ज्यादा, ये यूज नहीं होती वैसे, इसको हम अदरवाइज लिखते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस के बाद हम इसको टर्म को कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोसेस्ड ड्यूरिंग पीरियड। कि जिस जो भी आप कैलकुलेशन कर रहे हो जिस पीरियड की भी, उसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोसेस कितनी हुई, कंप्लीट हुई या नहीं हुई, वो लेना देना है, टोटल कितनी प्रोसेसिंग हुई है। और उसमें से क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी माइनस कर दिया तो वर्क कॉस्ट आ गई किसकी, किस प्रोडक्ट की, जो कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी आपने उड़ा दिया उसमें से। तो अब जो बचा हुआ है वो क्या है, जो आपका फिनिश्ड गुड्स है। तो वर्क कॉस्ट ऑलवेज डिनोट कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ठीक है। ओवर हो जाएगा तो बता देना, क्योंकि कंसेप्ट थोड़ा सा ही रह गया वैसे तो। कौन से खर्चे रह गए अब, दो, ऑफिस सेलिंग, और क्या रह गया, डेप्रिसिएशन तो साथ साथ चल रही है। डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री एसेट डाल दी, ऑफिस आएगा तो ऑफिस डाल देंगे। जो आपने वो मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग बनाया था उसमें टिक करना क्या क्या हो गया। मैन्युफैक्चरिंग निकालो, मैन्युफैक्चरिंग में ओपनिंग ओपनिंग रॉ मटेरियल हो गया, ओपनिंग डब्ल्यूएच एडजस्ट हो गया, वेजेस एडजस्ट हो गई, मटेरियल एडजस्ट हो गई, क्लोजिंग रॉ मटेरियल एडजस्ट हो गया, क्लोजिंग डब्ल्यूएच हो गया, ओपनिंग एफजी हो गया, क्लोजिंग एफजी, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। एक रहेगा ऑफिस का खर्चा एडजस्ट करना, सेलिंग और फिनिश गुड्स कहाँ पे एडजस्ट करते हैं, और एक सेल्स डिफरेंस में ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, दैट इज प्रॉफिट। तो इसके बाद कौन क्या खर्चे ऐड हो गए फैक्ट्री के बाद। हाँ जी, प्लस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। ठीक है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स क्या क्या आएंगे जी इसमें। स्टेशनरी, ऑफिस रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, depreciation on office assets, salary of factory office staff, director salary, बैंक चार्जेस, रेंट भी आएगा, ऑडिट फीस, मतलब जो भी आपके मतलब जो सेलिंग से नहीं रिलेटेड। सेलिंग सबको पता है, सेलिंग में क्या आएगा, एडवर्टाइजिंग, पैकिंग, कैरियज आउटवर्ड, डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस एसेट, ट्रैवलर सेल, ट्रैवल जो आपके सेल्समैन है उनकी ट्रैवलिंग और कमीशन, वो सब किस में आएगा, वो सेलिंग में। तो ऑफिस में आपका ऑफिस रेंट, रट्टा कहीं नहीं बजना, वो अपने आप जब क्वेश्चन करोगे, जैसे उस दिन मैंने कहा था 100 क्वेश्चन पार्टनरशिप के किए, तो 40 के बाद तो आंखें बंद करके भी होता होगा, अच्छा बढ़ गया, इसको क्रेडिट कर दे, इसको डेबिट कर दे। बस इतना ध्यान रखना होता था, टू करना है, बाय करना है, परसेंटेज कैसे दी हुई है, सैलरी, देन प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, और उस टाइम अच्छा तो लगता था ना जब क्वेश्चन करते थे पार्टनरशिप के, क्लास में सबसे पहले हमने कर लिया थे बैठे हुए। पर वो जरूरी था, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। ऑडिट फीस, बैंक चार्जेस, डायरेक्टर सैलरी, डायरेक्टर फीस,
टू अटेंड, मतलब उस वहां पे सिंपल डायरेक्टर फीस लिखा होगा, मैं पूरा लिख रहा हूँ कि उसको फीस क्यों मिलती है, टू अटेंड बोर्ड मीटिंग्स। आप अभी आप लॉ पढ़ोगे तो उसमें मीटिंग्स ये सब कुछ आएगा। डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस एसेट्स, इलेक्ट्रिसिटी, वहां पे भी हम कुछ करते थे ना, कि पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी लिखा हुआ है तो उसको मैन्युफैक्चरिंग में डाल दो, इलेक्ट्रिसिटी पहले है तो उसको उठा के प्रॉफ- अच्छा हाँ, वो सैलरी एंड वेजेस में करते थे कि वेजेस एंड सैलरी लिखा है तो ट्रेडिंग में ले जाओ, सैलरी एंड वेजेस लिखा है तो P&L में। तो सेम यहाँ है कि अकेला इलेक्ट्रिसिटी है तो ऑफिस में, अकेला पावर है तो फैक्ट्री में। पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी लिखा हुआ था उठा के फैक्ट्री में, इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर है तो ऑफिस में। ठीक है जी। और कोई एक्सपेंसेस, ऑफिस इंश्योरेंस, है जी, लीगल एक्सपेंसेस बिल्कुल जी। अब एक क्वेश्चन है मेरा, म्यूनिसिपल टैक्सेस पता है क्या होते हैं, इस पे क्या होते हैं? प्रॉपर्टी टैक्स। अब क्वेश्चन में प्रॉपर्टी टैक्स लिखो, क्या करेंगे? टैक्स प्रॉपर्टी है, ऑफिस की है या फैक्ट्री, ऑफिस की है या फैक्ट्री की है? क्योंकि प्रॉपर्टी टैक्स तो फैक्ट्री के एरिया में भी लगेगा और ऑफिस में भी लगेगा। तो 90% उसमें या 99% क्लियर किया होता है हमने, प्रॉपर्टी टैक्स फैक्ट्री या प्रॉपर्टी टैक्स ऑफिस, तो जिसका होगा उसमें डालेंगे। या प्रॉपर्टी टैक्स लिखा होगा या म्यूनिसिपल टैक्स लिखा होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वैसे लिख देता हूँ कि म्यूनिसिपल टैक्स ऑन ऑफिस, फैक्ट्री में आप है उसमें ऑफिस में फैक्ट्री वाले में ऐड कर दीजिए, तो उसमें भी ना। दिस टर्म इज नोन एज कॉस्ट ऑफ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस ओपनिंग वैल्यू ऑफ, इसमें हो सकता है अगर वहां का कोई स्क्रैप पर ऑफिस में थे, जनरली क्या स्क्रैप निकलेगा हमारे, अगर कुछ लेस होगा तो कोई स्क्रैप होगा तो लेस होगा। तो ज्यादा से ज्यादा क्या होता है कि आपके टोनर पड़े हैं प्रिंटर के खराब हो गए, धक्के पड़े हैं, वो होता है, पर ज्यादा कोई ऑफिस से स्क्रैप नहीं निकलेगा, होगा तो उसमें से उसी में माइनस होगा। देन ओपनिंग वैल्यू ऑफ, क्या रह गया था जी हमारा, फिनिश गुड्स माइनस क्लोजिंग वैल्यू ऑफ फिनिश्ड। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कैलकुलेशन करने जा रहे हैं जो आपको अगेन हमेशा यूज होगी। जो तो फॉर्मेट था मैं लिखता जा रहा था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बेसिकली जो यूनिट्स आपने प्रोड्यूस किए उसकी कॉस्ट। हम यहाँ लिखते हैं इसे, आपने 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए,
एग्जाम्पल है, और उसकी कॉस्ट थी 20,000 रुपीज। पर यूनिट क्या हो गया? 20 रुपीज। ठीक है, पर यूनिट इट इज 20। ओपनिंग वैल्यू ऑफ एफजी। ओपनिंग एफजी का मतलब क्या हुआ टेक्निकली? पिछले साल का, पिछले मंथ का क्लोजिंग, इज वर ओपनिंग मंथ। ये सपोज आपके पास थे 100 यूनिट्स, और हमें कॉस्ट दी हुई है 18 रुपये। कितना हो गया ये? 1800। क्लोजिंग वैल्यू, क्लोजिंग यूनिट्स वो कहता है 200। इसकी वैल्यू नहीं गिवन, क्या वैल्यू होगी? जैसे एवरेज कैसे करेंगे, टिप्स को करना है। 20 + 18 डिवाइडेड बाई 1100 मल्टीप्लाई बाई 200। कुछ क्या करते हैं गलती, 100 के 1800, 200 के 36, 100 के 1800 दिया गया, 200 के 3600। एवरेज फिर भी कहीं ना कहीं ठीक है, यूज हो सकता है अगर इंडस्ट्री यूज करे। तब वो ये करते हैं कि 100 के 1800, 200 के 3600, दैट इज टोटली रॉन्ग। अब यहाँ पे आपका जो टॉपिक काम आएगा, जो फाउंडेशन में आपने पढ़ा इन्वेंट्री के अंदर, आपको कौन से दो मेथड अलाउड है इन्वेंट्री में? और दूसरा FIFO। ठीक है, जनरली जो यूज होता है वो FIFO मेथड यूज होता है। रीजन भी हम कहते हैं जो चीज पहले आई है वो पहले, जो चीज पहले आई है वो पहले यूज होगी। तो ये चीज आपको क्या शो कर रहा है यहाँ पे? अगर मैं ये बात करूं, 1000 यूनिट से 100 आपके और बने, 1100, 100 पुराने पड़े थे, कितने हो गए? 1100। कितने बचे? 200। तो आपने बेचे कितने हैं? ये सोल्ड है। ये 1000 में 100 पड़े थे मेरे पास, 1000 और बनाए, टोटल सामान कितना हो गया? 1100। 200 बचा हुआ है, तो बेच कितना दिया? 900। अब यहाँ पे एक मेरे ख्याल पेस्ट्री शॉप है, बड़ी पॉपुलर होती थी पहले, मेरे को नाम नहीं याद, कैंडी या क्या होती थी, 32 में, वो एंड में जाके सबवे के पास। अर्लियर इट वॉज वेरी पॉपुलर। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कि उसके पास मॉर्निंग 100 पेस्ट्रीज पड़ी थी। ठीक है, 1000 उसने और बनाई आज दिन, सुबह आके 100 कल की पड़ी। मैं उसके पास लेने चला गया कि मेरे को 900 पेस्ट्रीज चाहिए। सबसे पहले कौन सी दी जाएंगी मेरे को? जब सबसे जो पुरानी पड़ी, तो कौन सा मेथड हुआ? FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इट मीन ये जो 900 सेल हुई है, इसमें तो 100 कौन सी हुई है? ये। और 800 किसमें से हुई है? 1000। तो ये 200 किसमें से बची हुई है? 1000 में से। और इन 1000 की कॉस्ट पर यूनिट क्या थी? 20। तो 200 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? 20 से। यू हैव टू यूज FIFO मेथड एक्सेप्ट और अनटिल क्वेश्चन में क्लियरली ना लिखा हो कि वेटेड एवरेज यूज करना है। वेटेड एवरेज यूज करना है तो साथ में का वो बिल्कुल ठीक है, 21,800 डिवाइडेड बाई 1100 मल्टीप्लाई बाई 200। अब मेरे जैसा साइड को क्वेश्चन में लिखना था यूज लिफो मेथड। भाई ऐसा तो नहीं कहा उन्होंने कि आप नहीं लिख सकते, मैं लिख देता हूँ यूज लिफो मेथड। तो ये 200 में कौन कौन सा स्टॉक पड़ा हो? 100 ये और 100 ये। साइलेंट है तो ऑलवेज FIFO, अदरवाइज नो मेथड गिवन है। तो ये आपको माइंड में हमेशा आएगा, जब दोबारा आएगा, जैसे उस दिन बात हो रही थी कि वो जो सेमी वेरिएबल को सेपरेट करना है तो उसको एक बार फिर डिस्कस कर लें। तो ऐसे ये भी कंसेप्ट बार बार आएगा, बार बार मैं आपके साथ आपको बताऊंगा, पर ये है कि ये आपको इमीडिएटली क्लिक करना चाहिए कि जब भी आएगा तो मेरे को इस कंसेप्ट पे इसको मूव करना है। ठीक है जी। तो अब 100 की वैल्यू क्या होगी? तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एक फॉर्मूला लिखना है तो वो भी लिख सकते हो। क्लोजिंग वैल्यू ऑफ FG कैसे करोगे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन
डिवाइडेड बाय यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इनटू क्लोजिंग यूनिट्स। तो क्या हो जाएगा जी? 200 की वैल्यू कैसे निकल आएगी? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है? 20,000। तो 20,000 डिवाइडेड बाय 1,000 इंटू, ठीक है, वो आप फीफो मेथड लेके चलो या इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर लो, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने किसको उठाया? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो मैंने यूनिट्स इस बार प्रोड्यूस किए हैं। तो यहाँ पे ये वैल्यू कितनी हो गई थी? 20 के हिसाब से 4,000। तो इसको हम क्या लिखेंगे? 17,800 विल बी माई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इजिली बाइफरकेटेबल है। 17,800 कैसे बना? 100 इंटू 18, 1,800। इसमें से कितने बचे हुए हैं? 200। कितने बिके? 800। 800 इंटू 20, 16,000। 16,000 प्लस 1,800, फीफो। साइलेंट हो तो इट इज ऑलवेज फीफो, पर ये है कि छोटा सा एक ये लिख दिया है तो इसको यूज करते रहो। पर लास्ट है, मेरे को पता है कि लेंथ ही ज्यादा हो गया ना, 2 दिन तो कुछ किया नहीं था हमने, टाइम पास किया था। तो अब ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया जी। इसके बाद आपके कौन से खर्चे रह गए थे? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। तो इसमें सबसे पहला एडवर्टाइजिंग, पैकिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, कैरियर्स एंड फ्रेट आउटवर्ड। उसके बाद सेल्समैन कमीशन, सेल्समैन के ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। साइलेंट भी होगा अगर ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस लिखा हुआ है, तो वी ऑलवेज टेक इट एज ऑफ सेल्समैन ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, अनलेस और अनटिल वो लिखे कि डायरेक्टर ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, ऑफिस मैनेजर ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, इट्स फाइन, ऑफिस में चला जाएगा। पर अगर सिंपल ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस है तो हम एज्यूम करते हैं कि जो सेल्समैन रखे हुए हैं वो आपके ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है। डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स। अब क्या एसेट्स हो सकते हैं? फर्नीचर, ट्रांसपोर्ट, वीजा आता है ना ट्रेवल करने, या वो ब्लिंकिट वाले आते हैं बाइक लेके, उसे तो लोग के अपने बाइक होते हैं, पर अगर कंपनी ने अपने प्रोवाइड किया तो सबकी डेप्रिसिएशन, ठीक है। देन डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस, रॉयल्टी, और कुछ याद आ रहा हो जी? ये मेजर मोटे मोटे खर्चे यही हैं। और वो तो जब करेंगे तो कुछ एक आधा और निकल आएगा खर्चा, ठीक है। इसको हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस प्रॉफिट और अगर सेल्स गिवन हो तो प्रॉफिट विल बी द बैलेंसिंग फिगर। एक चीज सॉरी और इसमें लिख लीजिए, दैट इज एक्चुअल बैड डेट्स। तो मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए पार्ट ऑफ कॉस्ट, पर एज पर कॉस्टिंग
हिस्ट्री और सिविल, इट इज पार्ट ऑफ कॉस्ट। अदरवाइज बैचेस क्या होते हैं, पैसे रिकवर नहीं हुए। और स्कूल आप सब मतलब पढ़ने हैं, लास्ट बैच जो था उसमें एक स्टूडेंट फीस नहीं लेके गया, तो बैठे हमने उसको आपके फीस में रिकवर कर सकता हूँ। अब वो भी हमने प्रोविजन तो बना लेंगे, पर आपसे रिकवर तो नहीं ना मैं कर सकता। कस्टमर का केस मैंने क्या करना आपके बैड डेट से, पर एक्चुअल बैड डेट कंसीडर्ड एज पार्ट ऑफ कॉस्ट, बट प्रोविजन इज नॉट कंसीडर्ड एज पार्ट ऑफ कॉस्ट। वो अलग बात है, वो क्या क्या नहीं आना वो है। तो सी ये आपका प्रॉफिट, तो ये आपका फॉर्मेट। एक टर्म बीच में आपने किसी ने पूछा नहीं कि जी इसको क्या कहेंगे, ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और ओपनिंग वैल्यू ऑफ एफजी को ऐड करके, है जी नहीं, इट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, कि आपके पास बेचने के लिए क्या सामान अवेलेबल था। आपके पास 1100 यूनिट अवेलेबल थे ना बेचने के लिए, उनकी कॉस्ट क्या थी, 21,800। ठीक है, पर जो मेजर टर्म्स हैं वो आपकी, जो हमने शुरू में ये की हैं, अब उसको याद रखने का एक शॉर्टकट लिख लीजिए। रॉ मटेरियल कंज्यूम, रॉ मटेरियल कंज्यूम तो समझ जाओगे ना क्या है, प्लस डायरेक्ट वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसको हम कहेंगे, क्या कहते हैं जी, प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स। इसको क्या नाम दिया गया, ग्रॉस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। इसमें क्या एडजस्ट हुआ, प्लस माइनस WIP, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस एट क्लोजिंग माइनस, इसको क्या नाम दिया हमने, प्रोडक्शन कॉस्ट और वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट में क्या ऐड हुआ, ऑफिस ओवरहेड। मेन ये है आपका जो सीक्वेंस आपको याद रखनी है। अंदर वाली आइटम्स तो 10 क्वेश्चन करोगे, पूछने की फिर जरूरत नहीं। इसको हमने क्या नाम दिया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस ओपनिंग एफजी। हाँ जी, ओपनिंग एफजी दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। इसमें से क्या माइनस किया, क्लोजिंग एफजी। इसको हमने क्या कहा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अकाउंट्स वाला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं, वहां पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता था, सेल माइनस जीपी, या फिर ओपनिंग प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस वेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, वो सीओजीएस। पर यहाँ पे तो आप कहाँ पहुंच रहे हो, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी ऑलरेडी ऐड हो चुके हैं कुछ, प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस प्रॉफिट। इतनी सी कॉस्ट शीट है बस। जो मैं आपको कह रहा था कि आपने एक रजिस्टर लेना, उसमें अपने नोट्स बनाने हैं, तो उसमें मतलब ये एक आपका पेपर वाले दिन देखने के लिए ये फॉर्म, ये चीजें मेरे को माइंड में रखनी। इंटरनल आइटम्स आपको याद रखनी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मेट खत्म। चलो मैं अभी लिख नहीं रहा, वैसे क्या क्या आइटम नहीं आएंगे, इंटरेस्ट, डिविडेंड, प्रोविजंस, ट्रांसफर टू रिजर्व, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, गुडविल रिटर्न ऑफ, होता है ना प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, दे आर नॉट पार्ट ऑफ। लिख लीजिए कोई नहीं। फॉलोइंग आइटम्स, लिखो लिखो, फॉलोइंग आइटम not considered, following items not considered
as part of cost. Following items not considered as part of cost. Interest and dividend paid. And dividend paid or received. पेड और रिसीव को हमें कोई कुछ नहीं करना क्वेश्चन में उसका. सेकंड, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स. प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स. गुडविल रिटर्न ऑफ. Goodwill, pre-inventory expenses, discount on issue of shares, goodwill, return of pre-inventory expenses, pre-inventory expenses. Yeah, it's called pre-incorporation expenses. Pre-inventory expenses, discount on issue of shares. होता था ना डिवेंचर्स वगैरह में शेयर्स होंगे. Discount on issue of shares or debentures. शेयर्स को लेकर डिस्काउंट लॉ नहीं करता है प्रैक्टिकली. बुक में अब तो पता नहीं है या नहीं क्वेश्चन. पहले तो बुक में होता था डिस्काउंट का और सिर्फ वो कर दिया होगा सीबीएसई ने भी. अदरवाइज पहले होता था वो. देन ट्रांसफर टू रिजर्व लिखने वो तो एम्प्लॉइज को दे रहा है. ट्रांसफर टू रिजर्व लिखने. ट्रांसफर टू रिजर्व परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. पहले गलती आप लोगों ने मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगा पर फिर भी हो जाती है. तो क्वेश्चन में लिखा था परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर. ऑफिस वर्ड देखा और ऑफिस ऑपरेटिंग में उठा के ऐड कर दिया. तो परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट नॉट पार्ट ऑफ क्या है. वो तो आपकी बैलेंस शीट की एसेट्स है. कैश डिस्काउंट, द डिस्काउंट अलाउड और रिसीव्ड. Discount allowed or received. Transfer to sinking fund. लास्ट Transfer to sinking fund. Debentures के लिए यूज होता है. Provision for tax. Provision for income tax के लिए. Provision for income tax. और इनकम टैक्स पेड वो भी हो तो भी नहीं यूज होगा. लेकिन मुझे वो सारा कुछ इसका पार्ट है. पार्ट ऑफ मतलब पीएनएल के बाद बनता है. अकोमोडेशन का पार्ट है. वो कॉस्ट का पार्ट. तो ये इनकम टैक्स रिफंड के रेंट रिसीव्ड. Rent received, paid में मैं लिखता rent received, तो जो indirect income है, that is income from house property as the income tax है. तो ये आइटम्स आपके लिए हैं जो क्वेश्चन में गिवन भी होंगे तो आपने यूज. ठीक है. तो ये टेक्निकली कॉस्ट शीट है आपकी. अब असाइनमेंट्स एक बार ओपन कर लीजिए जो मैंने आपके साथ शेयर की थी ना उस दिन. गवर्नमेंट ग्रांट किस चीज के लिए मिलेगी. गवर्नमेंट ग्रांट प्रोडक्शन के लिए.